हेलो। हेलो। हाँ जी कमल जी, नमस्कार। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है सर आपकी। चलिए तो शुरू करें फिर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो पहली बात तो मैं कुछ यहाँ पे हमारे जो 8 PM के दर्शक हैं या जो भी लोग हैं, मैं उनसे एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि आज मैंने कमल जी को यहाँ जो है इनवाइट किया है बातचीत के लिए। और उसका मूल आधार यही है कि इस समय कोरोना को जो लेके है बहुत से लोगों पे इंजेक्शन की ज़बरदस्ती की जा रही है कि उनको ज़रूरी लगाना है, मैंडेटरी हो रहा है सरकार की तरफ से। तो इसके संबंध में जानेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और उसको किस तरीके से बचाव करें या जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे हैंडल करें। और साथ ही साथ क्योंकि कमल जी भी मैं देखता हूँ काफ़ी समय से आवाज़ उठा रहे हैं इन सब बातों को लेके, जो भी वैश्विक ये सब चल रहे हैं षड्यंत्र, तो इनकी भी अपनी समझ है। और एक बड़ी बात ये भी है कि मैं अपने कंधे से बहुत सा बोझ उतारना भी चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगने लगता है कि स्वामी जी हर प्रश्न के उत्तर देंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी कई लोगों के माध्यम से चीज़ों को समझता हूँ और उनमें से कुछ लोग हैं जिनका अपनी जानकारी मुझसे भी ज़्यादा है। तो मैं ऐसे जब भी कोई विषय होंगे तो उससे रिलेटेड जो लोग होंगे उनसे बात करने के लिए ही उनको यहाँ पे निमंत्रण दूंगा और बात करेंगे, ताकि एक सही ढंग से बात पहुँच सके और आप लोगों को महसूस हो कि जो भी बातें की जा रही हैं वो केवल बातें नहीं हैं, उनके संबंध में काफ़ी लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। तो सबसे पहले तो मैं कमल जी से चाहूँगा कि कमल जी अपना परिचय खुद दे दें हमारे लोगों को, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं परिचय किसी का दूं ये मैं अपने आप को ऐसी योग्य नहीं समझता। तो आप स्वयं अपना परिचय देंगे। नमस्कार, जितने भी सखा परिवार को देखने वाले हैं, आप शशांक जी को अच्छी तरह जानते ही हैं, इसीलिए उनके साथ आप जुड़े भी हुए हैं। और वो भावनात्मकता जो चीज़ होती है, वो सहज ही आपको इनके साथ जोड़ लेती है। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से कोई काम कर रहा होता है, वो अटैचमेंट अपने आप हो ही जाती है वहाँ पर, क्योंकि समाज का आपको पता ही है कि समाज कैसे चलता है। तो मैं अपने बारे में क्या कहूँ, नाम कमल मूंगा। और जब 33 साल की उम्र में कुछ समझ में आया, उससे पहले मैं अंग्रेजी भाषा का शिक्षक भी हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ। स्कूल से हटके तो समझ में आ गया था एक स्टेज पे आके कि सिर्फ सिर्फ पैसा कमाने से, समाज के साथ जैसे जो चीजें बनी हुई हैं उनके साथ चलने से कुछ होने नहीं वाला है। बदलाव खुद के अंदर पहले लाना होगा, और उस पर चलना भी होगा, सिर्फ कहना नहीं है। और बदलाव के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं होती, या बम उठा लिए हाथ में धमाका करना, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। अगर कोई ज्ञान है आपके पास, तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा हथियार हथियार है। है। उस हथियार से चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने खड़े हो, चाहे किसी के सामने खड़े हो, पुलिस के सामने खड़े हो। क्योंकि जो ताकत उनके पास है, वो भी कानून से चलने वाले लोग हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन अभी जो जिस सिस्टम में जो फंसे हुए हैं, वो लोग भी फंसे हुए हैं। अब वो निकलना चाहते हैं नहीं निकलना चाहते, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमें निकलना है। क्योंकि हम उस गलत चीज को सह नहीं सकते। जो चीज कानून गलत है तो उसका पालन नहीं हो सकता। अब टीका के लिए किसी ने बोल दिया कि आपको टीका लेना ही पड़ेगा, नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं। भाई, शराब की बोतल बोतल के ऊपर लिखा होता है कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सरकार ने कभी नहीं बोला आपको पीनी ही पड़ेगी वरना आपको नौकरी से निकाल देगी। उस पर बिल्कुल कभी सही। नहीं है, गुटखे पे बिल्कुल नहीं सही। है, सिगरेट पे नहीं है। तो इसके साथ क्यों जाती हो रही है? तो जब चीजों की समझ में आने शुरू हुई, तो लगा कि ताकत जनता के पास है। ताकत जनता के पास है, शायद जानकारी नहीं है, इसलिए लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे और हैं। सच बात तो ऐसा भी महसूस होता है कि जिनसे हम लड़ रहे हैं असल में वो भी उसी सिस्टम का शिकार हैं जिसके शिकार हम बन रहे हैं। बस ये है कि बिल्कुल। हम उनके मार्फत बन रहे हैं, इसलिए हम उनसे थोड़ा सा अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और वो ऊपर से कहीं और शिकार हैं, तो सब एक सीढ़ी के हिस्से जैसे हो रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ फिलहाल अभी सबसे ताज़ा मामला जो है वो हरियाणा से मुझे आया। एक महिला हैं, तो वो एक विभाग में कार्यरत हैं, बिजली विभाग में। तो वहाँ पे ऊपर से ये आदेश आया है कि उनको वैक्सीनेशन जो है कराना ज़रूरी है और जी। उनको कराना पड़ेगा, नहीं तो उनकी नौकरी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो कराना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि हम इसको लेके फाइट करें। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, तो लीगल जो हैं वो नज़रिए क्या हैं, वो थोड़ा सा आप, मैं चाहूँगा आप बताएं कि इस पे अभी किस किस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया है
एक्शन लेने के क्या अधिकार सरकार के पास हैं, और साथ ही साथ इस पे सुप्रीम कोर्ट में जो हैं कुछ बातें अगर उठी हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख आया है और कैसे इससे बचा जाए, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, बचने के लिए हथियार आपको खुद उठाना पड़ेगा। मेरे पास जो हथियार था, मैं आज भी हथियार, पहला हथियार जानकारी है कि करेक्ट जानकारी हो आपके पास। तो जानकारी के रूप में जो एक 9 मार्च 2021 को 9 मार्च 2021 को श्री अनुराग सिन्हा जी ने झारखंड से एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, हर भारतीय का एक फंडामेंटल राइट है, बुनियादी अधिकार है, जिसको कोई छीन नहीं सकता। ये जनता को पता होना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट में है, कहीं पर भी है, कि कोई भी आदेश पास कर दिया जाए वो किसी पे ऐसे मान्य नहीं हो सकता। तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य, तो उसके जवाब में आया कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है। और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, उससे पहले मास्क के ऊपर भी चीजें आई हैं, तो शुरुआत मास्क से उन्होंने कर दी थी। अब जो प्रश्न आया है सामने वो है टीके के ऊपर, सिर्फ मास्क पे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहले इंजेक्शन पे बात करेंगे। हाँ, तो जो वैक्सीन के ऊपर जो लेके बात आई है उस पर क्लियर है कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, आपकी इच्छा है लो या ना लो, तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि किसी भी तरह का आदेश आ जाए। अभी 28 तारीख को, इसी 28 दिसंबर को भी एक लेटेस्ट, बिल्कुल मेरे एक मित्र हैं, फेसबुक मित्र हैं, प्रदीप कबीर जी, वैसे प्रदीप कुमार नाम है उनका जी, तो उन्होंने एक आरटीआई लगाई और उसमें भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य है। उसके अंदर भी जवाब यही आया कि कोरोना वैक्सीन लेना वॉलंटरी है। अब बात आती है वॉलंटरी है तो मजबूर कौन कर रहा है इनको, और अगर मजबूर कर रहा है तो क्या करना है। अब मैं देखिए यही बता रहा हूँ कि जनता ने खुद फाइट करनी है। आप चाहे जितने मर्जी वकील ले लीजिए, वो आपको कोर्ट, वकील लगाने का मतलब है कि आप कोर्ट जाना चाहते हैं। कोर्ट में जो जज साहब बैठे हुए हैं वो जज साहब कैसे करते हैं, फिर वो स्टेट की अपनी वो आ जाएगी, फिर आप बोलेंगे स्टेट के अंदर ऐसे होता है। तो मेरे दिल्ली में एक मित्र हैं, वो सरकारी विभाग में ही है, उनके पूरे ऑफिस के अंदर मतलब उनके ऊपर इतना हरासमेंट करते हैं, मेंटल हरासमेंट, बोल बोल के कि उनका नाम जो है वो लेके बोलते हैं कि भाई ये लड़का नहीं लगवा रहा है। और वो इतना एडमेंट है सर, उसने बिल्कुल नहीं लगवाया, कहता जो मर्जी कर ले। उसने अपने बच्चे को भी स्कूल में मतलब टीचर्स के साथ जो बात करके क्लियर है कि भाई जो गाइडलाइंस आती है वो पूरा मतलब जगह वो व्यक्ति है, कहता टीका नहीं तो मतलब नहीं। और वो प्रिंसिपल से भी पूछता है कि आपके पास जो आदेश आया उसका सर्कुलर नंबर दिखाइए। अब जैसे ये है, तो पूछे कि आरटीआई है, भाई देखिए जो भी एक भारत सरकार का आदेश होता है वो एक फाइल नंबर के हिसाब से या सर्कुलर नंबर के हिसाब से आदेश पारित होता है। ऐसे नहीं कि अखबार में किसी स्टेट के सीएम ने बोल दिया टीका लगेगा वरना घर बैठे रहो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये तानाशाही कहीं नहीं चलने वाली। हर व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकार को समझे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कोई अधिकार निकाल दें, ऐसे नहीं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, उनके बोलने पे नहीं जाना है आपको, लिखे पे जाना है, लिखे पे जाना है। लेकिन लिखे हुए अगर ऑफिसर से ऊपर के ऑफिस से आया है ये आदेश, लिखित आदेश आया है कि आपको टीका लगाना है, तब क्या करें? उनको ये दिखाना कि संवैधानिक अधिकार से वो कैसे ऊपर हो सकते हैं, वो भी तो संविधान को मानते होंगे। संवैधानिक अधिकार जो है सबसे ऊपर इस बात का है, स्वैच्छिक अधिकार टीके के संबंध में, और संवैधानिक अधिकार सबसे ऊंचा अधिकार है। बिल्कुल, इसके ऊपर कोई नहीं है। ओके, इसके ऊपर हम किसी जज को भी पकड़ सकते हैं, चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे पीएम है, पीएम को भी पकड़ सकते हैं कि ये अधिकार क्या है। अगर वो चीज को मना कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप मतलब जो भारत सरकार जो है वो आरटीआई के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रही है। अगर ये गलत है तो अगर ये गलत है तो आप गुमराह कर रहे हो, तो इस गुमराही के पीछे आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए ये बताइए, क्योंकि आपने तो फाइल नंबर भी दे रखा है। तो या तो ये झूठा है, तो वापस लीजिए और बोले कि नहीं ये गलत है, और जब ये सही है भाई, मैं तो जितने भी अब तक मेरी बाहर भी पुलिस वालों के साथ जो बात हुई है, इस चक्कर में 18 जुलाई को हमको डिटेन भी किया गया था, तो इसी चीज से बात थी। वो कहते रह गए मास्क पहन लो, ऐसे कर लो, चले जाओ, बिल्कुल नहीं। टीका लगाने के लिए घर पे भी टीम भेजी गई कि आपका टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं तो उस समय नहा रहा था जब ये मेरे घर पे पूछने आया था, तो मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से उनको बोला कि हम अपनी पर्सनल, भाई राइट टू प्रिवेसी भी है, भाई संवैधानिक अधिकार है, राइट टू प्रिवेसी नहीं बताना चाहते तो चले गए, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप उनसे प्यार से बात करते हो, लॉजिकल बात, उनको भी समझ में आएगी, लड़ने का नहीं है कि। अच्छा, यहाँ पे इसी वक्त मैं एक चीज़ यहीं पे कहना चाहता हूँ कि जो आपके पास ये है, मैं चाहूँगा कि इसका PDF के रूप में और इसको फ़ोटो के एक रूप में हम लोगों को दें, ताकि वो प्रिंट आउट निकाल के अपनी गाड़ी में, अपने वॉलेट में, अपने घर में इसको एक रख सकें।
बिल्कुल। और ये भी एक साथ साथ बात कह देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जिस जगह भी डाले कोई व्यक्ति, कॉपी करके डाले, शेयर करके डाले, कहीं पे भी ये वीडियो डाले, तो क्योंकि इस वीडियो में एक बात मैं कह दे रहा हूँ कि जहाँ पे ये वीडियो डाला जाएगा वहाँ पे ये PDF फाइल का लिंक और साथ ही साथ जो है इसका फोटो का भी एक लिंक उसको कमेंट्स में या और तरीके से डालना पड़ेगा, और तभी आप लोग उस जगह इस वीडियो को देख के समझें, अन्यथा इस वीडियो का कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसे कॉपी करके कहीं चलाता रहे। ये बात मैं बीच में बोल दे रहा हूँ और ये चीज़ मान्य होगी हर जगह। मैं भी डालूंगा तो वहाँ पे इसका PDF फाइल का लिंक भी डालूंगा और सब चीज़ें इसको डाली जाएगी। जी, आपको आगे बढ़ें। मैं तो जितनी बार भी दिल्ली से बाहर निकला हूँ जी। बिना डरे हुए कि कौन पुलिस वाला कैसे बात करेगा, ये हमेशा इसको हमेशा एक फाइल में रखते हुए जितने भी पेपर्स हैं सारे, चाहे वो टीके से संबंधित हैं, चाहे वो मास्क से संबंधित हैं, चाहे वो RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो जो नाक में घुसाड़ देते हैं बिना पूछे हुए हमारी मर्जी के, वो कोई नहीं, आज तक कोई ऐसा कर नहीं पाया, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। और भारत सरकार की गाइडलाइन शुरुआत से मास्क के लिए भी रही है कि पर्सन्स हैविंग नो सिम्टम्स आर नॉट टू यूज मास्क। इतने क्लियर वो है। देखिए, इसके अंदर एक चीज मैं डिफरेंस बता दूं कि गाइडलाइंस ऑन यूज ऑफ मास्क बाय पब्लिक, मतलब इन्होंने शैतानियां जो कर रखी हैं, चालाकियां जो कर रखी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अलग करके रखी हुई हैं, जनता के लिए अलग करके रखी हुई हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि गाइडलाइंस ऑन यूज ऑफ मास्क बाय पब्लिक, मतलब पब्लिक को अलग करके रखा हुआ है। सरकारी कर्मचारियां जो हैं उनके विभाग के लिए, अब वो उनको नौकरी बचाने के लिए करना पड़ेगा। जनता के लिए, जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं बोलूं कि जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनको डरने की जरूरत है, ऐसा वो भी नहीं है। पब्लिक वो भी हैं अपने। अब आपको ये देखना है कि आपको कैसे फाइट करना है। मेरे भी मित्र हैं, सरकारी नौकरी में है वो। तो मतलब अगर कहीं किसी पे ये दबाव बनाया जाता है कि आपकी नौकरी हम ले लेंगे, तो उस कंडीशन में इन पेपरों को आधार बनाते हुए उससे फाइट की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है ना। मतलब जो भी एप्लीकेशन डाले कि हम नहीं लगाना चाहते, सबसे बड़ा हमारा संवैधानिक अधिकार है, और संवैधानिक अधिकार के तहत हमें ये राइट मिला हुआ है कि हमारी बॉडी के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ये हमारा अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार सबसे बड़ा अधिकार आप बताते हैं कि होता है। इसमें अगर किसी का रिटर्न में भी आया है तो वो अधिकार मान्य नहीं है। मेरे साथ एक घटना हुई थी, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। मैंने उसको कैसे हैंडल किया था, क्योंकि मैं इतना पेपर मेरे पास नहीं थे, लेकिन मुझे कहीं स्मृति में था कि अधिकार है। एक बार की बात है, यहीं अभी मुझे चंडीगढ़ में हमारे घर से निकलते ही एक रेड लाइट पड़ती है। तो एक दिन एक रेड लाइट पे एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। ये घटना लगभग 4-5 महीने पहले की है। तब भी यहाँ मास्क जो है वो चल रहे थे, और उससे एक दिन पहले 26,000 लोगों का चालान किया गया था। 26,000 लोगों का सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ में। तो अगले दिन की बात है, मैं निकल रहा था तो उसने देखा मास्क नहीं लगाया, उसने गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोक के वो जो ऐसे बोलते हैं, पहले मास्क तो बोला नहीं, उन्होंने सबसे पहले कहा कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि मैंने उनको दिया। जैसे मैंने उनको दिया और उनका गाड़ी साइड में लगाएं, आप मास्क नहीं लगाए हैं। मेरे साथ 3 लोग और बैठे थे। तो मैंने कहा कि मैं मास्क का तो पैसा नहीं दूंगा, ये तो कोई ऐसा रूल्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। तो उसने कहा कि हमारे इसमें जो है हमारे ऊपर अधिकारियों ने लिख रखा है मास्क ना लगाने पे। उसने मुझे अपना दिखाया, जिसमें वो काट के देते हैं रसीद। तो उसने दिखाया कि इसमें देखिए लिखा हुआ है मास्क नहीं पहने पे हम चालान कर सकते हैं। ठीक है। तो जब उसने ऐसा कहा तो मैंने कहा कि कह लेंगे आप पेपर दिखाइए। तो मेरे पास पहली बात तो पेपर थे नहीं, ये जो मैं संवैधानिक अधिकार की बात उससे करता, और वो एक पुलिस वाला था, शायद इतने संवैधानिक अधिकारों पे वो जागरूक नहीं, उसे तो पैसे चाहिए थे, या तो पर्ची काटता या वो पैसे लेता। फाइनली मेरा अपना ढंग है, देखिए सबके अपने ढंग होते हैं। कोई ताकतवर होता है मंत्री तो थप्पड़ मार देता, कोई गरीब होता तो बाबूजी छोड़ दो करता है। आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने तरीके से कागज़ दिखाते हैं, मैं अपने तरीके की बात करता हूँ। तो मैंने तो कहा, मैं उसकी कुर्सी पड़ी थी वहीं बैठ गया और मैंने कहा कि मुझे गलत ड्राइविंग का आप कहें मैं चालान दे दूँगा, कोई गलत बात हो, गाड़ी में पेपर कम हो, मैं चालान दे दूँगा, लेकिन मैं मास्क का नहीं दूँगा। तो उसने कहा सर मास्क का तो हम लेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा कि आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा देखो आप कोरोना की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप 2 गज की दूरी भी बनाइए। आप 2 गज की दूरी से मुझसे ये लाइसेंस मांगते, मेरा अपना ढंग है कि 2 गज की दूरी से लाइसेंस मांगिए, 2 गज दूर हो जाइए मुझसे। सबसे पहले 2 गज दूर से पकड़िए आप, है ना, कोई सिस्टम बनाइए जिससे 2 गज दूरी से पकड़ा जाए। तो वो एकदम इस बात पे कि सर हम भी जानते हैं कि कोरोना है, लेकिन हमारे ऊपर से सर आदेश है, हम भी जानते हैं सब झंझट चल रहा है।
तो मैंने कहा अब आपके आदेश हैं लेकिन हम पर्ची नहीं कटाएंगे। फिर मैंने उससे फाइनली ये कहा कि आप मुझे जेल डाल दीजिए जी, आप मुझे जेल डाल दीजिए। और मैंने कहा जेल डालने पे 1,000 रुपये हम आपको देंगे। कह लेंगे सर 500 की पर्ची ऐसे ही कटा लीजिए, आप 1,000 रुपये क्यों ऐसे देंगे। मैंने कहा नहीं, जेल डालने पे हम 1,000 देंगे, क्योंकि मैं भारतवर्ष का पहला व्यक्ति बनना चाहता हूं जो मास्क ना लगाने पे जेल गया। बहुत बढ़िया। मैं भारतवर्ष का पहला व्यक्ति होना चाहता हूं, मुझे तो फर्स्ट आने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें भी आ जाना चाहता हूं। तो वो फिर हंसा और कहने लगा सर आप करते क्या हैं। मैंने कहा मैं जो भी करता हूं, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि आप जैसे लोगों के लिए ही कर रहा हूं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए ही कर रहा हूं। तो उसने फाइनली कहा अच्छा सर चलिए छोड़िए आप जाइए, हाथ मिलाया, मुझे कागज वापस किया और मैं गाड़ी लेके निकल गया। अब क्योंकि वो ऐसी रेड लाइट है जहां से मुझे लगभग रोज ही या दूसरे दिन जब भी निकलना पड़ता है उस रेड लाइट से होना ही पड़ता है, मुझे गुजरना ही पड़ता है। तो आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद से आज तक वो पुलिस वाला जब भी मुझे देखता है, मेरी गाड़ी देखता है, मुझे हाय करता है, मैं उसे हाय करता हूँ, और बहुत सलीके से मतलब मेरा काम हो गया। वरना शायद वहाँ मैं सैकड़ों बार पकड़ा गया होता, सैकड़ों बार मुझे रोका जाता, और अगर एक बार मैं चालान कटवा लेता तो फिर चालान की झड़ी लग जाती, क्योंकि फिर वो तक लेते हैं गाड़ी को। तो ये मेरा ढंग रहा। अब यहाँ पे बात मैं एक कहना चाहता हूँ, वो इसलिए कहना चाहता हूँ कि कई लोगों के पास ऐसा होता है कि पेपर्स नहीं होते हैं। जैसे आपने जो पेपर्स दिए, मान लो किसी वजह से भूल गए, कई बार आदमी अपना पेपर भूल जाता है, घर पे भूल जाता है, कुछ हो जाता है, तो अरेस्टिंग का अगर आप जिद पकड़ लेते हैं, टाइम तो लगता है, हो सकता है आधा घंटे आपको 1 घंटे परेशान करें, आप उन्हें, मैं समझता हूँ, गंदे शब्द ना बोले, आप उन्हें उनके ईगो को हर्ट ना करें और सिंपली बोले आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। तो एक अरेस्टिंग से वो भी घबराते हैं। उसका एक रीजन है कि अगर वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ जितनी फिर तारीखें पड़ेंगी आगे कोर्ट में, हर तारीख में उसको आना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब वो आएगा तो भले ही उसको आने के लिए उसको सरकारी काम का नुकसान ना हो, लेकिन उतनी देर में वो जो रिश्वत कमाता है वो तो कम से कम उसकी जाएगी। बिल्कुल। तो ये भी एक मेरा ढंग है कि हम उन लोगों को जो हम पे प्रेशर बनाते हैं इस बात का कि तुम्हें हम रोक लेंगे और रुपए से हानि पहुंचाएंगे या तुम्हारा समय खराब करेंगे, उनसे अगर हम यही प्रेशर उनके ऊपर डाल दें कि यदि आप मुझे अरेस्ट करते हो तो आ जाओ फिर मैदान में, फिर तुम भी, हम बताएंगे कि कैसा क्या था। तो ये भी एक तरीका है उन लोगों के लिए जो पेपर से नहीं लड़ सकते और जिन्हें लगता है कि इस तरीके के आर्ग्यू करके और प्रेशर बना के, क्योंकि समय वो आ गया है कि हो सकता है कि संवैधानिक अधिकार के संबंध में भी कभी को मामला कमजोर पड़ जाए। मेरा ऐसा मुझे फीलिंग आती है कि आज नहीं कल कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा आदेश भी जारी हो सकता है कि अब ये मैंडेटरी होगा। ये फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, और ऐसी होने की कंडीशन में फिर तो दबाव बहुत कर रहा हो जाएगा। अभी आज चलिए हम लोगों को एक सरकारी उसमें विभाग में ऐसा हुआ है कि आपको नौकरी चली जाएगी, कल को यही चीज़ बैंकिंग में कर देंगे कि आपके खाता तब तक सील है जब तक आपने नहीं लगाया। परसों हो सकता है टोल पे आपकी गाड़ी के नंबर के साथ आपको रोक लें कि यहाँ से निकलने नहीं देंगे क्योंकि आपने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो ये तो समस्या मतलब लगातार बढ़ती जानी है, और ये अपने तरीके से स्टार्ट कर ही दिया, और ये बात तो मैं 2 साल से बोल रहा हूँ कि ये समस्याएं ये पैदा करेंगी। तो कमल जी यहाँ पे थोड़ा सा ये भी एक बात जानना ज़रूरी है कि अगर कभी को ऐसा संवैधानिक अधिकार के खिलाफ कोई संविधान में ही प्रस्ताव लेके आया गया, जिसको ऐसे बोलते हैं कि इन लोगों के पास जैसे कोरोना काल आए तो इन्होंने राष्ट्रीय आपदा अधिनियम का एक आड़ ली थी। तो आप भी जानते हैं एक अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम एक बना था सन 2005 में। वो इसीलिए बना था कि कभी भी राष्ट्र पे जब आपदा आएगी और ये नियम लागू होगा तो कोई भी पत्रकार इसके विरोध में नहीं बोल सकता, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसके खिलाफ बोलेगा तो वो देशद्रोही समझा जाएगा। ऐसा एक मतलब इनका अधिकार है। तो जो उसकी आड़ लेते हैं, कल को क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी आड़ लेके ये अदालत से भी कहें कि इसको मैंडेटरी करें, इस समय खतरा नहीं, संविधान में क्लियर कट लिखा गया है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी भी हालत में
किसी भी हालत में। और ये जो डीडीएमए का देते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो लगाते हैं, जी जी। उसके अंदर भी ये क्लियर कट है कि जब तक इमरजेंसी नहीं लगती है देश के अंदर, हम्म। तब तक आपके संवैधानिक अधिकार जो हैं, जो 7 संवैधानिक अधिकार जो हैं, उसमें आरटीआई एक्ट भी एक 7वां जोड़ा गया है। ठीक है। तो वो कभी भी कर्टेल नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए, वो अच्छा, कभी भी मतलब जा। 7 संवैधानिक अधिकार ऐसे हैं जो कभी भी हटाए नहीं जा सकते, हाँ, ऐसे आरटीआई हैं। उसमें 7वां है, पहले 6 थे। आरटीआई 7वां है, पहले 6 थे। तो मैं हाँ जान जी। सकता हूँ वो 7 कौन कौन से थे? 7 मेरे पास लिखे पड़े हैं। कोई बात उसमें नहीं, मैं। आप कोई बात नहीं, उसको हम पीडीएफ में ले लेंगे, और वो जी। अधिकारों के रूप में, और वो उसके फोटोग्राफ के रूप में, कि ये अधिकार है, ये 7 अधिकार हमारे हैं बिल्कुल जिनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बिल्कुल है ना? बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल चीज क्लियर है ये। ले सकते हैं। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। सच बताएं तो आज मैं दिल खुश हो गया। इतनी गहरी नॉलेज मुझे भी नहीं थी अभी, मैं क्योंकि इस विषय पे कभी फंसा ही नहीं, अकेला होता था, लड़ जाता था, तो जी या जी। और तरीके से हैंडल करता था। अच्छा, यही चीज़ें एक और बताने की बात भी है कि जैसे कि बहुत से प्रतिष्ठान होते हैं जहां हम शॉपिंग करने जाते हैं। जी जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ भी हमारे साथ यही ट्रीट करते हैं, मास्क लगाइए, नहीं आने नहीं देंगे, नहीं आपको सामान नहीं खरीदने देंगे। और ये मेरे साथ एक बार डीकैथलॉन में हुआ था। जी। वहाँ के उन्होंने साथ मेरा सामान, मैं लगभग काफ़ी सामान 25-30 हज़ार रुपये तक का ले चुका था, काउंटर पे पहुँचा था, और वहाँ फाइनली यही बात हो गई। तो मैंने कहा मास्क तो नहीं लगाऊंगा, सामान छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा छोड़ जी दीजिए। अब क्योंकि एम्प्लॉई, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने वो हमारा वहाँ पे सामान छोड़ दिया हमने। ठीक है, ठीक है। उनको नुकसान हुआ होगा, लेकिन हमें भी तो हमारे समय का नुकसान हुआ जितनी देर हमने वहाँ पे लगाया था। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या ये संवैधानिक अधिकार उन दुकानों में काम करता है हमारे साथ? नहीं, मैं शशांक जी इसमें यही बोलूंगा कि जो प्राइवेट जितने भी संस्थान है, वहाँ हम्म। उनकी मर्जी है, जगह उनकी है। जैसे मैं अगर यही मान लो बात, इसीलिए मैंने ये किसी, प्रश्न उठाया। मैं दूसरे व्यक्ति का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, हम्म। उसकी जगह है। आप मुझे अपने घर पे बुलाएंगे, लेकिन आपने कंडीशन लगा रखी है कि आप मास्क पहन के जाएंगे, और वो हम्म। अलाउ नहीं करेगा, तो मैं सामने वाले को शुक्रिया कर दूंगा कि हाँ, ये जी कंडीशन बिल्कुल, मुझे। मैं यहाँ पे समझ गया आपकी बात। हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का व्यक्तिगत प्रतिष्ठान है, तो उस व्यक्तिगत प्रतिष्ठान पे वो इस तरीके की जो है मास्क लगाने की शर्त लगा सकता है, और हम उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अपनी दुकान वो है। भी उसका संवैधानिक अधिकार ही एक तरीके का हुआ। बिल्कुल उसकी अब मर्जी लेकिन है। यहाँ पे एक और बात है। अब जैसे दुकानदारों के ऊपर प्रेशर बनाती है सरकार कि आप अपने यहाँ मैंडेटरी करिए, क्या बिल्कुल। दुकानदार इसका विरोध कर सकता है कि हम मैंडेटरी नहीं करेंगे? नहीं, दुकानदार विरोध करना नहीं चाहता वो, नहीं, इसलिए अगर क्योंकि अगर उसको। अगर करना चाहें, अगर बहुत से दुकानदार भी हैं जो इस व्यवस्था को समझ रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश है, तो वो कम हाँ से जी। कम अपनी दुकान पे कहें कि नहीं, हमारे यहाँ बिना मास्क लगाए आ सकते हैं, और वो इसकी फाइट करे, तो उसका क्या तरीका है? भाई उनको सबसे पहले अपने दुकान के बाहर, मैं भी कई दुकानों पे शॉपिंग करने गया, क्योंकि कुछ कपड़े हम्म। खरीदने होते हैं, कभी जूते खरीदने होते हैं, कुछ भी। तो हम्म। वहां पर वो मतलब जाते ही बोलते हैं, भाई साहब मास्क लगा लीजिए। मैंने कहा किस लिए? हम्म। तो कहते हैं आपका तो कुछ जाएगा नहीं, हमारे 2,000 की पर्ची काट देंगे वो। पर्ची काट देंगे। और आजकल काम इतने रहे नहीं कि 2,000 रुपये कमाने नहीं है और 2,000 रुपये पर्ची चले जाए। कटवाएं, हाँ। हाँ, तो वो मतलब वहां पर मैं फिर थोड़ी देर के लिए कहते भाई भाई साहब सिर्फ यहाँ तक लगा लो। तो हम्म। मैं अपना रुमाल निकाल के यहाँ लगा ले, तो मैंने कोई बात नहीं, 10-15 मिनट में परचेजिंग हो जाएगी, कोई हम्म। बात नहीं, वो भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, कोई बात नहीं नहीं, नहीं, क्योंकि लेकिन मुझे यहाँ, खरीदना था, नहीं मेरी वो, नेसेसिटी थी, हाँ मुझे बिल्कुल, खरीदना मैं था। समझता हूँ ये भी चीज़ करनी हाँ पड़ती, जी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ मैं कि दुकानदार अगर चाहें तो क्या प्रशासन से लड़ सकता है इस बात को लेके कि हम अपने अब प्रतिष्ठान में आने देना चाहते हैं, आप कैसे रोक रहे हैं? भाई इसके लिए उन्हें कुछ समय निकालना पड़ेगा। एक हम्म। तो ये पीडीएफ वाला दिखा के, और ऊपर से वो क्या करते हैं, हम्म। वो फोटो क्लिक कर जाते हैं, इनको डराते हैं। हम्म। और दुकानदार के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि कईयों की किराए की दुकान है, कईयों की अपनी नहीं, भी मैं है। ये तो कह रहा हूँ जिसके पास समय है वो उसकी बात बताइए। जैसे जिसके मान पास लीजिए, समय है। जैसे मैं कह सकता हूँ मेरे पास लोग मेडिटेशन करने के लिए आए, मैं कैंप ले रहा हूँ, और वो कह रहे हैं जी। कैंप में सब मास्क लगा के बैठेंगे, हाँ तो जी। मैं तो लड़ सकता हूँ ना कि नहीं, हम कोई ज़रूरी नहीं करते, जो लगा बिल्कुल के आप लड़ बैठना सकते हैं चाहे उसकी मर्जी, जो ना बैठना चाहे उसकी मर्जी, हमारी तरफ से किसी को कुछ नहीं। सर, आप बिल्कुल लड़ सकते हैं, आपके भी संवैधानिक अधिकार वही हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक एक व्यक्ति पूरे भारत में, मैं हम्म। क्योंकि भारत के संविधान पे विश्वास है मेरा, जब बिल्कुल तक जिंदा बिल्कुल हूँ तब बिल्कुल। तक है, हम्म। जितना मैंने पढ़ा है। लोग बिल्कुल। पढ़ते नहीं है तो वो कहते हैं कि यहाँ आरटीआई कुछ बेकार होता है, ये होता है। तो हम्म। उनके अपने एजेंडाज हो सकते हैं, क्योंकि जो लिखित में है आज तक तो आप मान रहे थे, सब कुछ हम्म। चीजें हैं, हम्म। कुछ चीजें गलत भी हैं, तो हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब देखिए, बिल्कुल। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अगर मान लो फ्यूचर में जाके कुछ सुप्रीम कोर्ट की मदद से या कोर्ट की मदद से हम्म। अगर वो हमारे पर दबाव डाल देते हैं कि अब लगाना मैंडेटरी है, लगवाना हम्म। ही पड़ेगा, हम्म। तो अब उसके बाद क्या है? उसके बाद डंडा है हमारे पास। पहली हम्म। चीज शांति से थी,
गांधी जी का एक तरीका था नॉन कॉपरेशन वाला, पहली वो चीज है। लेकिन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का भी एक तरीका है, नहीं हम्म मानोगे तो डंडा हमारे पास ही है, पेचकस हमारे पास भी है। तो हम्म अगर वो पुलिस वाले हमसे ही लड़ना चाहते हैं, तो फिर कि वो उसी खुद नहीं तरीके की आएंगे। बात होगी। ये कभी नहीं होगा कि मंत्री, हमारे जो एरिया के एमएलए होते हैं, वो कभी नहीं आएंगे। हाँ, वो वो तो इनके इतने डरे मार्फत हुए काम लोग हैं, करेंगे, वो तो वो इनके डरे हुए मार्फत। लोग हैं, वो कभी नहीं आएंगे। हम्म वो सिर्फ सरकारी मुलाजिम को आगे बेच के वो डराने की कोशिश करते हैं कि पुलिस वाले तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, समाज बोलेगा कि वो तो पुलिस आ गई उनके घर पे, तो क्या हो गया? पुलिस हम्म आ गई तो क्या हो गया? हमने कोई चोरी थोड़ा ना की है। हम्म हमें अपनी बात को रखना है कि ये सरकार के द्वारा दी गई जानकारी है, हम्म ये आप लोगों ने नहीं मानी, खुद ही नहीं मानते क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो। तो या तो हम्म पढ़ना सीख लीजिए, स्कूल जाके भी, कॉलेज जाके भी आप उसको मान नहीं रहे हो, और हम्म आप दूसरों को कह रहे हैं मास्क लगा ली। हम्म वो उनको भी समझ में आता है। लेकिन अगर वो कर देते हैं भविष्य में जाके, अगर 1% वैसा करेंगे, जो कि मुझे विश्वास है करेंगे नहीं, लेकिन अगर वो करते हैं तो हम्म सोल्यूशन एक ही है, हम्म अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए आपको मारना पड़ेगा। मैं उसके हम्म लिए बिल्कुल हूँ। तो जब तक गांधी हूँ, हाँ, गांधी बन बिल्कुल के रहने दीजिए। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। मजबूर करोगे तो सुभाष चंद्र बोस जी का रूप लेना पड़ेगा, बिल्कुल फिर जो हमारे हाथ में है। जाहिर सी बात है, आदमी अपने डिफेंस के लिए सब कुछ करेगा। और मैं करेगा, समझता बिल्कुल हूँ करेगा। इसके संबंध में जब एक बात की गई है, जैसे आप कहते हैं कि संविधान जब तक लागू है तब तक ये 6-7 नियम जो हैं हटाए नहीं जा सकते, ये रहेंगे रहेंगे। तो उसी तरीके से आपने कहा कि जब इमरजेंसी कभी को अगर लागू हो गई तो उस हालात में इनका भी पालन हो या ज़बरदस्ती करवाया जाए, ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि जी। तब संविधान से हट के मामला थोड़ा हो जाता है। हाँ तो जी। जब इमरजेंसी लागू हो जाएगी तो फिर हम भी गांधी बन के क्यों अपने अधिकार मांगेंगे? फिर तो तुम्हारे पास डंडा, हमारे पास डंडा, बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल ये तो तब की बात होगी, तब तो इमरजेंसी बिल्कुल में ऐसा हुआ है, पुलिस वालों ने बिल्कुल लोगों की आंखें फोड़ दी हैं और फिर लोगों ने भी पुलिस वालों को मारा, ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल। ये इमरजेंसी के दौर हैं। और मैं तो कहूँगा कि एक शब्द है कि भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर अगर होता ही है तो फिर तब के हालात में हम फिर इस पे बात करेंगे। खैर अब निशान जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, जी। जिसमें अपने सरकारी, जो सरकारी ऑफिस में जो मेरे मित्र काम करते हैं, हम्म मैं उनकी बात बताऊं। क्योंकि बात अभी जो जिन दीदी की आप बात कर रहे थे कि उनके ऑफिस में दबाव डाला जा रहा है, हरियाणा में, बोलने पे मत जाइए, किसी हम्म के बोलने पे मत जाइए। आदेश की कॉपी का नंबर मांग लीजिए कि उनको कहाँ से आदेश मिला है कि सबको इंजेक्शन ठोकना ही ठोकना है, और जो नहीं ठुकवाएगा उसके साथ उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हम्म क्योंकि वो जो लड़का है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम्म वो आज भी टीका नहीं लगवाया है, उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर डाला गया है, लेकिन वो टूट नहीं रहा, हम्म क्योंकि वो अपनी जगह पे तो नॉर्मल नहीं, वो तरीके से तो अपना हो गया, लेकिन आपने कहा आदेश की कॉपी ले लें, उसका क्या करना है? वो आदेश की कॉपी देंगे ही नहीं ना सर। वो अच्छा, आदेश की कॉपी देंगे नहीं वो जहाँ पर सिर्फ ये क्लियर कहेंगे कट आदेश आया है, वो देंगे आदेश नहीं आया तो। है। हाँ। हाँ, वो ये बोलेंगे आदेश आया है। वो लोग कौन से आदेश आया, वो सर्कुलर नंबर बता दो, फाइल नंबर भारत सरकार की तरफ से कहाँ से आया या स्टेट हम्म गवर्नमेंट की तरफ से कहाँ से आया, हम्म वो आदेश की कॉपी दे दीजिए, उसको अगर वो चैलेंज आदेश, किया अच्छा, जाएगा। अगर अगर वो आदेश की कॉपी कोई जारी कर देता है, मान लीजिए हमें आ जाती कि हाँ यहाँ से आदेश आया, तो क्या उस विभाग के ऊपर इस बात को मैंडेटरी किया है उसने, हम कोर्ट केस कर सकते हैं? बिल्कुल कोर्ट केस कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जाके जज क्या करेगा, ये बात की वो बात एक होगी अलग जज। बात है, केस तो हो हाँ, सकता है ना। बिल्कुल और केस ये हो 7 अधिकार हमारे हैं, उसके तहत तो केस हो सकता है कि 7 अधिकार तो कभी नहीं हटाए जा सकते, सकता वहां पे तो जज भी कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको मिला है वो हम्म पूरे भारत में वैलिड है। उसमें कोई ये स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम भारत सरकार का वो नहीं मानते क्योंकि हम स्टेट की सरकार चलाते हैं, वो ये कोई नहीं कह सकता। मैं समझ गया आपकी बात, कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है ये वर्बली चल रही है, जैसे कि वर्बली चलना। अखबारों में बोलते हैं तो अखबार कोड भी नहीं मानता, गवाह नहीं, उसको गवाही नहीं मानता। आप टीवी चैनल पे बोलते हैं, उसकी गवाही नहीं मानता। आप ऐसे भाषण कहीं देते हैं, उसकी गवाही नहीं मानता। कोर्ट कहता है कि हमें तो आप दिखाइए लिखित में कहीं सिग्नेचर और कुछ मोहर दिखाइए। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा मानना यह है कि पहली बात तो यह है कि हमारे साथ ये जो अधिकार हैं इसको हमसे छीन नहीं सकती कोई सरकार, और जब कोई सरकार इससे छीन ही नहीं सकती तो इससे इसके विरोध में आदेश भी जारी नहीं कर सकती। तो ये तो सीधा सीधा सा है कि हम पे ये मैंडेटरी कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते, ये कर मेंटल ही नहीं प्रेशर डाल के सकते। दबा सकते हैं आपको यस, और मेंटल मजबूर कर प्रेशर, सकते हैं। साइकोलॉजिकली एक हवा बना के हमको जो है, हमको साइकोलॉजिकली प्रेशर में हमको दे सकते हैं, हमको लीगल प्रेशर में ये नहीं दे सकते। ठीक है। ये लीगल प्रेशर हम पे नहीं आ सकता, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। बहुत बहुत अच्छी जानकारी है, मतलब ये मोगा जी की अब हम कह सकते हैं कि बहुत से लोग इसको लड़ने के लिए उपयोग करेंगे, है ना। थोड़ा सा अब मैं इस विषय से मिलते जुलते विषय पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि आपने जैसे कहा कि आपको एक आध बार शायद पुलिस ने घेरा भी, कुछ आप लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किए थे कुछ उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय आपने
कोरोना के दौरान, ये पिछले कोरोना जो हुए हैं 1-2 बार लॉकडाउन, उसके दौरान जब आपने लोगों के बीच ये आवाज़ उठाई तो वहाँ क्या क्या दिक्कत आई? मतलब आपको किस प्रकार से लगा कि आपके आंदोलन कमज़ोर पड़ते हैं? नहीं, मुझे कभी लगा ही नहीं कि आंदोलन कमज़ोर पड़ा है। मुझे लगा है हमेशा हम ही लोग कमज़ोर पड़े हैं। यस, आंदोलन कभी नहीं कमज़ोर देखिए, मैं हम लोग खुद प्लीज यहाँ पे इमोशनली इसको ना लेके हम उसको टेक्निकली ढंग से बात करना चाहते हैं। जैसे कोई भी आंदोलन होता है तो उसकी मजबूती जो है भीड़ होती है। एक व्यक्ति जो शुरू करता है वो तो मजबूत रहता है। वैसे तो लड़ने को 25 साल से भी मैंने देखा, अभी लोग लड़ रहे हैं 30 साल से भी बहुत अधिकारों को लेके, लेकिन आंदोलन की मजबूती जो है वो समूह होता है। ये तो फैक्ट है, इसमें तो हम नकार नहीं सकते। तो जैसे जब सड़क पे आंदोलन करने की स्थितियां आती हैं तो आपने भी किया है और भी ऐसे मित्र हैं जिन्होंने किया। मैंने तो देखो शुरू से ही नहीं किया इस तरीके का सड़क पे कोई आंदोलन। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं लड़ता रहा, वो मैं कमज़ोर नहीं पड़ा। वो तो मैं जितनी शायद गालियाँ दी हैं इतनी गालियाँ भी कोई नहीं दे। आप लोग तो फिर भी लिहाज कर जाते हैं, मैं तो बेलिहाजी आदमी हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो सड़क पे आंदोलन किया तो भीड़ या पब्लिक या लोग जिनको आप समझा रहे थे उनके बीच में किस किस तरीके की परेशानियां आपने चेस की? क्योंकि आपकी बताई गई बातों से हम आगे जो आंदोलन चला रहे हैं ये 8 PM जो ऑनलाइन वाला, तो इसमें हमें थोड़े से सहयोग मिलेंगे कि हम उसको प्लान वे में कैसे कर सकते, इसलिए हम जानना चाहते हैं। क्योंकि आंदोलन के लिए पैसा भी चाहिए होता है। ठीक है, एक तो पैसा हो गया। बात आती है फिर उसके बाद कि आंदोलन जितने भी लोग जो उसमें हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि मैं ये चीज़ जो मेरे को समझ में आता है, जितना मेरे को अभी तक समझ में आया कि आंदोलन कभी भी लीडर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि कौन उसको लीड कर रहा है, लेकिन जिस फीलिंग के साथ चल रहा है, थॉट सेंटर्ड होना चाहिए। हाँ, थॉट सेंटर्ड होना चाहिए। क्योंकि आज एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर उसके थॉट बदल गए ये भी एक दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं कि लोग व्यक्ति से जुड़ते हैं, लोग व्यक्ति से जुड़ते हैं, थॉट से नहीं जुड़ते। प्रॉब्लम ये आती है। और मेरे हमेशा ये होता है कि मैं आज जिंदा हूँ, कल का मुझे पता नहीं है। तो आप अपनी सोच के साथ चलो और किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। उस थॉट के साथ जुड़ो कि हमारा उद्देश्य ये प्राप्ति का है, ये प्राप्त हो गया तो हम जीत गए। बिल्कुल, ये इंसान नहीं जीतेगा, उसका थॉट जीतेगा। और अगर उस थॉट के अंदर ताकत है तो उसको प्राप्त करने की। चलिए, तो पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। पहला आपने बताया कि थॉट सबसे मेन चीज़ है, थॉट से इंसान को जुड़ना चाहिए। हमने भी अपनी 8 PM क्रांति में यही कहा है कि पहले आप मेरे थॉट से मजबूती से मान लीजिए, समझ लीजिए, फिर जुड़िए। और वो मेरा थॉट नहीं है, वो हम सबका थॉट है। बस मैं अपनी जुबान से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं हूँ, बस इतनी सी बात है। तो पहला थॉट हो गया, ठीक है। दूसरा धन हो गया। जो रोड पे कभी कुछ करते हैं तो धन की आवश्यकता पड़ती है। तो धन की आवश्यकता के संबंध में भी हम 8 PM क्रांति में तो धन किसी को करनी नहीं है। 10 मिनट की एक क्रांति का एक उद्देश्य है। तो धन तो है नहीं, बल्कि उल्टा धन मिल रहा है यहाँ से लोगों को। 500-1000 रुपये रोज़ मैं दे ही रहा हूँ और भी ज़्यादा लोग हफ्ते में एक बार जीत रहे हैं। आज शाम को किसी को मैं 22,000 रुपये भी दिलने वाला हूँ। तो एक तो चलिए अब ये धन का हो गया। एक मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है कि जब हम सड़कों पे कोई क्रांति करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें जो लोगों को हम इनवाइट करते हैं उसमें हर व्यक्ति अपना समय नहीं दे पाता। ये भी एक चीज़ है, क्योंकि अलग अलग तरीके, किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी की जॉब की प्रॉब्लम है। तो अब छुट्टी वाले दिन तो आ सकते हैं लेकिन बाकी दिन नहीं आ सकते। तो ये प्रॉब्लम्स भी आपने चेस की होंगी। ये इरेगुलरिटी वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हम लोग ना सब लोग वनडे मैच खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही दिन में क्रांति हो जाए, एक ही दिन में नहीं हो पाएगा। ये रेगुलरिटी चाहिए। तो एक शुरुआत कर दी जाए और उसके बाद वो कंटिन्यूटी में चलता रहे। चाहे उसके अंदर पहले दिन जो व्यक्ति आया उसके बाद वो जिंदा बचा नहीं बचा, तबियत खराब हुई नहीं, उसके बाद जितने भी हैं वो थॉट के साथ जो जुड़े होंगे वो बैठ जाएंगे आगे। तो बात नहीं, आज मैं बैठ जाता हूँ, तो भाई आके बैठ जाए, कहना चाहिए। आवाज़ थोड़ी सी आवाज़। हेलो, हाँ, अब ठीक है। एक रेगुलरिटी की बात है कि हम लोग वनडे मैच खेलने की कोशिश कर रहे हैं और अब हमको वो टेस्ट मैच ये है, अनलिमिटेड ओवर का टेस्ट मैच खेलना होगी। जब तक थॉट ना हो गया तब तक हमको उठना नहीं। और उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो सरकारें अपनी तरफ से बंदिशें भी लगाते हैं, लेकिन बंदिश इसके लिए है जो गलत चीज़ के सामने झुकने को तैयार हो गए, उसके लिए बंदिश। तो इस मामले में भी मैं समझता हूँ हमारी 8 PM क्रांति अच्छी है कि इसमें सब लोग रेगुलरिटी से जुड़े हुए हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं वैसे आपको बताऊं, एक मैंने
व्यक्तिगत अनुभव भी, वैसे तो मुझे खुद भी है, मैं पहले भी करे हूँ इस तरीके के सड़कों के आंदोलन मैंने भी किए हैं। मैंने जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन किए हैं, नाच गा के किए हैं, महीनों सड़कों पे निकल के पंपलेट बांट के और सब कुछ किया है। ये सब मैंने पहले किया हुआ है। अब किस विषय पे किया उस विषय की भी चर्चा नहीं करते हैं। तो मैं अभी दिल्ली गया था, तो वहाँ पे इस समय कुछ लोग, युवा लोग जो हैं अपनी नौकरी की मांगों को लेके जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो 11 महीने से बैठे हैं, 1500 लोग, लड़के लड़कियाँ। तो मैंने उनके साथ बातचीत की, मेरी उनके साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग है, मैंने अभी तक डाली नहीं थी, लेकिन इस वीडियो में अगर कोई चाहेगा तो उसकी छोटी मोटी क्लिप दिखा देंगे कि मैं उनके साथ वहाँ पे उपस्थित था। तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी, मैंने जब उनसे बातचीत की तो इस समय उनके पास सबसे बड़ी समस्या आ रही कि 11 महीने में लड़ते लड़ते स्थिति ये हो गई है कि अब जो है उस आंदोलन में लोगों के पास खाने की तो दिक्कत, चलो ये था पड़ोस में गुरुद्वारा था, वहाँ चले जाते थे, खा लेते थे। अब गुरुद्वारे वाले भी उन लोगों को भगाने लगे हैं। उसके अलावा वो सोने की दिक्कत, ठंड में उनके पास कंबल और इन सब की दिक्कत, रहने की दिक्कत। तो कुछ लोग अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, क्योंकि जंतर मंतर पे तो 5 बजे के बाद पुलिस भगाने लग जाती है कि भागो यहाँ से। अब 5 बजे के बाद पुलिस भगा देती, फिर रात में कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके की स्थिति में आंदोलन जंतर मंतर पे करना तो संभव रहा नहीं। लंबा आंदोलन, जैसे किसानों ने दिल्ली के बाहर बैठ गए तो बैठ गए, जंतर मंतर पे तो बैठ नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर संवैधानिक तरीके से कोई आंदोलन करता है तो उसको पहले जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन चाहिए, जो वहाँ पे थाना है वहाँ से। उसके बाद जंतर मंतर पे बैठे तो रोज़ शाम घर चला जाए, फिर सुबह आ जाए। तो ये एक ड्यूटी बजाए, इसमें भी एक दिक्कत है, धन का खर्चा भी होता है, आने जाने का खर्चा भी होता है, समय का खर्चा भी होता है। उन बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम चल रही कि वहाँ पे अब जैसे कि 10-1500 बच्चे हैं, उनमें से कुछ लोग गुरुद्वारे में 200-300 बच्चे सो जाते थे जाके, लेकिन उनमें से किसी बच्चे ने वहाँ गुरुद्वारे में, अभी हफ्ते 10 दिन पहले की जब बात है, तो गुरुद्वारे में किसी ने थूक दिया, पीक कर दी, पान की पीक। अब गुरुद्वारे में तो मैटर चल ही रहा था कि पान की पीक और ये सब अब गुरुद्वारे को दूषित कर रहे हैं, ये वो वहाँ उस मैटर की वजह से उन बच्चों को फिर भगाया गया वहाँ से। अब जब भीड़ को लेके चलना है तो एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, जैसे कि वहाँ पे लड़कियाँ भी हैं। अगर किसी लड़की के साथ खुदा न खास्ता भगवान कि ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो वो भी फिर आंदोलन पे चपेट आती है कि जो आंदोलन कर रहा है वो फंसेगा। और साथ ही साथ अगर ऐसे कोई बच्चे ऐसा कांड कर देते हैं कि जिससे कोई धार्मिक उन्माद पैदा हो जाए तो उसमें भी आंदोलनकारियों को दिक्कत आती है। तो आप अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके अनुसार आंदोलन का मूल उद्देश्य तो यही है अभी तक भारतीय संविधान के अनुसार कि अपनी बात को सरकार के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचाएं, यही तो मकसद है, यही मकसद है। इसके अलावा तो कोई मकसद है नहीं। ज़्यादा लोग मिलकर सरकार को मारने नहीं जा रहे, पीटने नहीं जा रहे, पुलिस से लड़ने नहीं जा रहे। ज़्यादा लोगों का मतलब है कि इस विचारधारा से ज़्यादा लोग सहमत हैं और ये मांग है हमारी, ये बात गलत है और ये हटाई जानी चाहिए, यही एक बात है। अगर यही बात 8 PM क्रांति के तहत हम लोग करते हैं तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं, बात ही पहुंचाने का तरीका है। बात तो जो सही बात है, जो मर्जी पहुंचाए, वही मैं कह रहा हूं कि अगर कल को ऐसा भी हो कि सरकार कहे कि आपकी बात को आपने पहले लीगल सिस्टम से नहीं पहुंचाया, तो मैं कह सकता हूं कि हम एक बुद्धिजीवी लोगों को समूह बैठाल के उनसे चर्चा करके कि हम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, किस विषय पे कैसी है, और वहाँ पे पहले एक DM को जाके स्टेटमेंट दिया, वहाँ पे 2-4 लोग चले गए, वनडे मैच खेला, वनडे और 1 घंटे का मैच खेल के वहाँ से वापस आ गए। उसका फोटो जो है हमने 8 PM क्रांति के मित्रों को दे दिया जो ये मांग से सहमत हैं, और उन्होंने वो मांग फिर उठानी शुरू कर दी किसी की सरकार की पोस्ट पे, संवैधानिक पोस्टों पे, जहाँ पे भी। तो इस तरीके से भी बात पहुँचाने में क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? बिल्कुल सही तरीका है ना। तो मैं इसलिए भी है कि हम सब चर्चा कर रहे हैं और आपके मुख से भी जब मैं ये सुनता हूँ कि हाँ ये सही तरीका है, तो हमें अपने जो हम कर रहे हैं उस पर थोड़ा विश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि संवैधानिक तरीका, शांतिपूर्ण तरीका बहुत बढ़िया रहता है। और ये सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा शांतिपूर्वक कहाँ है दुनिया में। इस आंदोलन को इतना शांतिपूर्वक तो कभी हुआ ही नहीं जितना 8 PM होगा। बिल्कुल बात। मैं तो आज अभी ये बात कर रहा था, मैंने कहा कि अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि सरकार बातों से नहीं सुन रही है और लाइक और कमेंट से नहीं सुन रही है, भूख हड़ताल से सुनती है, तो फिर तो मैं तो लाइव लगा लूँगा, और इंटरनेट कनेक्शन है ही हमारे पास अनलिमिटेड वाला,
और लाइव लगा के सामने बैठ जाऊंगा कि भाई हम खाना नहीं खा रहे, भाई मैं अपने घर बैठा हूं। और इसमें जो मित्र भी साथ देना चाहें 1 दिवसीय आमरण अनशन का, तो सब लोग अपने लाइव लगा के घरों में बैठ जाएं, आमरण अनशन चल रहा है। मैं तो आमरण अनशन भी ऑनलाइन करने के इरादे में हूं। बिल्कुल सर, आमरण कभी कभी मूड भी होता है 10-20 दिन खाना ना खाना, वो दिन अपनी चल जाएंगे। किसी भी सर, मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी चीज के लिए अपनी सेहत को कभी दाव पे मत लगाइए। नहीं नहीं, मैंने कहा कभी मन नहीं होता खाना खाने का, हाँ, 10-12 दिन तो अपने आमरण अनशन कर लिया, उसमें क्या बिल्कुल। है ना। वैसे भी अनशन का भी एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के तहत अगर अनशन किया जाए, वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के लोगों को कि उस तरीके से अगर अनशन करें तो सेहत भी अच्छी रहेगी और आदमी मरेगा भी नहीं, और अनशन का अनशन हो जाएगा। बिल्कुल सर, अनशन करने के लिए मुझे लगता नहीं कि सड़क पे जाम करना चाहिए। अनशन करने के हाँ नहीं, तरीके बहुत हो सकते हैं, गाने हाँ नहीं, बजाने का, अब तो ऑनलाइन तरीका बहुत अच्छा है, अब तो गाने लाइव वाला बजाने का, तरीका बहुत अच्छा गिटार है। बजाने वाले बहुत हैं हमारे पास। हाँ बिल्कुल तो लोग बिल्कुल। कर नहीं, सकते हैं, म्यूजिक के थ्रू अगर कर सकते हैं। अगर इकट्ठे हो जाए तो बढ़िया है, नहीं इकट्ठे हो तो अपने घर घर बैठे, वो कोई तबला वहां से बजा ले, कोई गिटार वहां से बजा ले, और कोई संगीत इधर से गा ले, वो तो इकट्ठे होके हो सकता है। सरकार तक संदेश देना चाहिए। बिल्कुल सरकार बिल्कुल। अगर वो सुनना चाहती है तो बिल्कुल समझेगी उस बात को, अगर नहीं है तो फिर ये तो है नहीं कि बम धमाके करने सुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को संदेश देना है और उसको अपने पावर दिखानी है कि हम इतने लोग हैं। और सरकार की भी देखो हर एक कमजोरी होती है, सरकार की एक कमजोरी है कि उसको अगले 5 साल बाद फिर आना है, यही सिस्टम की खूबी है। सच बात तो यह है, संविधान की यही खूबी है कि हर व्यक्ति दबाव में है, एक आम आदमी से लेकर और प्रधानमंत्री तक दबाव में है, कहीं ना कहीं दबाव में है। कभी को पब्लिक भारी पड़ सकती है उनके ऊपर, कभी पे वो भारी पड़ सकते हैं पब्लिक के ऊपर, यही तरीका है संविधानिक और यही खूबसूरती है। तो इसका ही इस्तेमाल करके जो है नेताओं से अपनी बात और अपनी हक जो है मनवाए जा सकते हैं। और वरना तो अगर छोड़ दिया जाए, आप हक ना मांगे, तो नेता तो फिर जो मर्जी वो करते रहेंगे, है ना। चलिए खैर मोगा जी, आज की बहुत अच्छी मीटिंग रही और ये मैं समझता हूँ बहुत उपयोगी जानकारी मिली। और आज के बाद ये कागज़ जो आप भेजेंगे मुझे अभी, तो PDF में फाइल बना के प्लीज़ वो स्कैनर से आप करके उसको भेज दीजिएगा। उसके फिर फ़ोटो लेके हमारे बच्चे इसको सही ढंग से डालेंगे। और आज के बाद तो मेरी गाड़ी में ये कागज़, मेरे घर में ये कागज़ और सभी बच्चों के पर्स में ये कागज़ ज़रूर रहेंगे। और 8 PM क्रांति से जुड़े हुए सभी मित्र इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये जो कागज़ है और ये जो बात है, ये इतनी उपयोगी है कि घर घर एक एक व्यक्ति को बहुत सलीके से समझाया जाना चाहिए। जैसे परमात्मा के दिए हुए सूरज की रोशनी हमारे अधिकार क्षेत्र में है, सांस अधिकार क्षेत्र में है, उसी प्रकार इस देश के संविधान ने भी हमें परमात्मा की तरह 6-7 चीज़ें ऐसी दी हैं जो हमारे लिए ही हैं, जिन पे किसी का भी कब्जा नहीं है कि उसको चेंज करके बदल सकें। ये हम इस मामले में ये 7 बातें ही अंबेडकर को धन्यवाद देने का कारण बनती हैं कि उन्होंने कम से कम हमें इतने अधिकार तो दिए कि कहीं पे तो हम सुरक्षित रहें। तो मैं अंबेडकर जी को आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि इन 6-7 चीज़ों के संबंध में उन्होंने जो हमें सुरक्षा प्रदान की है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति इसको बिल्कुल सघनता के साथ देखें। और कमल जी, आप जुड़े हुए हैं, कभी भी आपको लगे हम 8 PM में कोई गलती कर रहे हैं तो ज़रूर कहें। साथ साथ कभी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा विषय आया है वर्तमान में जो चल रहा है, उसको लेके आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ही आप मुझे बताइएगा और हम फिर उस पर चर्चा करेंगे और वो जानकारियाँ जो अच्छी अच्छी हैं लोगों तक पहुँचाएंगे। ठीक है कमल जी, प्रणाम। आज इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे। शुक्रिया सर।